हम दोनों एक जैसे मजाज के हैं। हाय फिर हम में मोहब्बत कैसे ना होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ आपको यह नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह आपसे नॉवल स्टार्ट करने से पहले एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। मुश्कबाम ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। आंखों की धुंध भी दिल में उतर गई, दिल धुंधला गया। चिराग ने हर शय को गैर मौजूद पाया। उसका जी चाहा कि वो भाग जाए, जबकि हंसते हंसते शम्स की आंखें इतनी नम हो चुकी थी कि अपने उंगलियों से मसलना पड़ी। वो यकटक उसे देख रही थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसने उंगली उठाकर एक का इशारा करते हुए कहा। पूछो, बेसाख्ता इजाजत दे दी। तुम ऐसी क्यों हो चिराग? एक साथ खामोशी और फिर से उसके वही कह के। वो गंवार ही था, गंवारों की तरह हलक फार रहा था। अगर ये उसके हंसने खेलने के दिन थे तो वो सारा दिन चिराग के साथ गुजार रहा था। आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बच्चों की तरह मसला। उसे जवाब नहीं चाहिए था, वो सिर्फ हंसना चाहता था। उसके दिल की तकलीफ जाती रही होगी, अब नई तकलीफ लेने आया होगा। कैसी हूँ मैं? चिराग ने पूछ लिया। क्या वो बात को तूल देना चाह रही थी? वो धम धम करती वापस क्यों नहीं चली जाती? उसने एक गहरा सांस खींचा। कहकों से चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों में शरारत की मशलें भड़क रही थी। तुम नहीं जानती इस दीवाने के साथ क्या हुआ? वो कई दिन बेकाबू रहा था, उसे बांध कर रखा गया था। तुम्हारे तैश में उसने कई दूसरे लोगों को जख्मी कर दिया। तुम्हारी सूरत उसे हर तरफ दिखाई देती थी, वो हर एक की तरफ लपकता था। ये किस्सा बाजार में आम हो चुका है कि किसी लड़की ने उसे पत्थर मारे। ये भड़क गया। वो लड़की कौन थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उस लड़की को जानता हूँ कि वो तुम हो और सिर्फ तुम ही कर सकती थी। हाँ, सिर्फ मैं ही कर सकती थी। उसके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि एक सिर्फ तुम ही इतने बेहिस और संग दिल हो। ये हौसला तुम में ही है कि हर बहाने से तकलीफ पहुंचाकर दम लो। चिराग की नजर धुंधला गई। ये हौसला सिर्फ मुझ में ही है। आंखें नम होने लगी। वो रो देने को हुई। करने के बाद भागी क्यों थी? खंजर के वार से डर गई थी। जमकर खड़ी रहती वहीं वो महफूज हो रहा था। तुम थे ना वार खाने के लिए, तुम्हारी जान निशावर करने के लिए ही है। गैर महसूस अंदाज में आंखें रगड़ कर जुम से कहा। वो सर हिलाकर देखता रहा कि तुम्हारी शौखी अभी भी कम नहीं हुई। तुम समझती हो कि दुनिया के तमाम इंसान नाकारा हैं। वो तुम पर अपनी जानें निशावर करने के लिए मरे जा रहे हैं। हम किसी अजीज के लिए जान देते हैं या किसी अजीज के लिए जान लेते हैं। तुम्हारे मामले में तुम्हारी जान तो ली जा सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए दी नहीं जा सकती। उसने साफ जता दिया। मेरी जान लोगे। असूल और कायदा यही है कि तुम जैसे लोगों को सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। हंसकर सफाकी से कहा। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। इतने सख्त अल्फाज, इतना ज्यादा सच, इतनी बेमरवती। कौन हो तुम जिसकी लंबी जिंदगी की दुआ की जाए वरना कोशिश ही कर ली जाए? वो तमस्कर से हंसा। तो क्यों आए थे दीवाने के खंजर के आगे? शाहजहां के ताज का अक्स दरिया में लहरा रहा था। ये दोनों किनारे से जरा दूर फूलों के ढेर के करीब आमने सामने खड़े हैं। दूर खैमों में मशलें रोशन होने का वक्त हुआ जाता है। रात के इंतजाम में उनके खादम भागे दौड़े फिरते हैं। एक चिराग शम्स की आंखों में रोशन था, एक चिराग सामने खड़ा भड़क रहा था। जवाब दो, क्यों आए थे दीवाने की खंजर के नोक के नीचे? वो खामोश रहा। ये तो साफ था कि वो जवाब तराशने में मसरूफ नहीं था। वो सामने वाली के भड़कने पर महफूज हो रहा था। क्यों पेश किया था अपना दिल? क्यों हुए जख्मी? क्यों दिल पर वार खाया? पता नहीं उसे जवाब चाहिए था या तसल्ली।
कभी इस्तेज़ाहिया हंस देती, कभी लब सुकेर लेती। आंखों की कुमान बुलंद थी, दिल पर वार खाने वाले की तरफ से जवाब न आया तो उसे जताती नजरों से घूर कर वो तकब्बर से पलटी और खैमों की तरफ भाग गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें मारे, ये काम सिर्फ मैं करना चाहता हूँ। उसकी आवाज सर्द थी, बिल्कुल ठंडा कर देने वाली। चिराग को हर बात की तवक्का थी, सो उसकी एक बात के वो बेख्तियार घूम कर उसे देखने लगी। तुम्हें अपने बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं, जल्द दूर हो जाएंगी। कुछ देर पहले वो कह के लगा रहा था, अब धमका रहा था। मेरी हैसियत है कि मैं खुशफहमियां रखूं, उसने जेरे लब खुद से कहा। अब वो पुश्त दिखाकर चला गया। उसकी चाल में तुंदी थी, वो सख्त गिर था, वो नरम दिल था, वो दिल वाला था, वो आतिशगीर था। वो कौन था? चिराग ने झंझलाकर फूलों के ढेर में हाथ मारे कि शायद कोई वजनी चीज हाथ आए, कि वो उसकी पुश्त पर दे मारे, लेकिन बस फूल ही हाथ आए। क्या फूल ही दे मारे? एक दीवाने को पत्थर मारे थे, दूसरे को फूल मारकर हिसाब बराबर कर दे। दूर से वही दीवाना जो मजदूर था आता हुआ दिखाई दिया। वो जानती थी वो दीवाना नहीं है, फिर वो भी डर कर तेज तेज कदम उठाती अपने खैमों की तरफ जाने लगी। उस मजदूर को भी आवारागर्दी से फुर्सत नहीं थी, जहां देखो दिखाई दे रहा है। क्या सारा हिंदुस्तान ही दीवाना हो गया? बाल नहीं संवारता, मुंह नहीं धोता, लिबास गर्द आलूद रखता है, क्या हाल संवारने की फुर्सत नहीं रही? तेज तेज चलती बुरबुराने लगी। मेरा अता पता नहीं रख सकती कि मैं कहाँ हूँ। जाकर कफायत के शाने पर हाथ मारा। आप कहाँ थी? वो अमरूद खा रही थी। वही चच्ची का कहना कि जानवरों की तरह जग्गाली करती है। जहन्नुम में। वो मैं पहले से जानती थी, इसीलिए पीछे नहीं आई। वो दांत निकाल रही थी। नसीर को बुला कर लाओ फौरन। वो चलाई। नसीर आया, सर झुकाकर खैमे के बाहर खड़ा हो गया। वो तन फन करती बाहर निकली। ये तुम किसे अपने साथ लाए हो? इसी लम्हे वापस लौट जाओ, मुझे तुम्हारी शक्लें नहीं दिखाई देनी चाहिए। नसीर हक्का बक्का सर हिलाता रहा। उसे तो देख नहीं सकता था, कफायत को ही देखने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसके पास क्या हवाई घोड़ा है कि वो निकाले और गायब हो जाए? चिराग के मजाज से वाकिफ था, लेकिन अब आगरा से कहाँ जाए? काला पानी निकल जाए। हवा क्या है? हुआ क्या है? कफायत ने आवाज धीमी रखकर कान की तरफ झुककर पूछा। तुम दूर हो जाओ, मेरे काम में टांग ना अड़ाया करो। मैंने कहा इसे साथ लो और यहाँ से जाओ। लाहौर पहुंचो, लखनऊ में भी तुम्हारी शक्लें दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहीं चले जाओ, मुझे यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। इसी खेमे के गालीचे पर दिल्ली वाली बहन बैठी बच्चे के कपड़ों को तय कर रही थी। बेचारी सहम गई। आगरा का सफर बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अब ये अचानक क्या हो गया? ऐसा ना हो चिराग इन्हें भी चलता करे, बल्कि फौरन काफिला ही रवाना कर दे। अभी तो इन्हें सुकून का दम आया था, वरना वही घर होगा, चार दीवारी और उनके रोजो शब। कौन उन्हें आगरा लाएगा? कहाँ ताजमहल की चांदनी में किससे कहानियां होंगी? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो चिराग? आबनूस इन तीनों के दरमियान आकर खड़ी हुई थी। उन्हें वापस जाने के लिए कह रही हूँ। उसने मुश्किल से अपनी सांस की दुरुस्तगी की। ऐसे अफरा तफरी में? ये आगाही के मुलाजम हैं, आगाही को जरूरत होगी। पूरी कोशिश की कि आवाज से समझदारी जाहिर हो, तैश नहीं। आबनूस ने कफायत को देखा, उसने शाने उचका दिए कि हम गरीबन को कुछ खबर नहीं, ये अपने फैसले ऐसे ही करती हैं। रात होने वाली है, इस वक्त कहाँ निकलेंगे? हवेली की बेटी हो, महल की बहू बनने वाली हो, ऐसा कम ज़र्फ रवैया ना अपनाओ। नाराज हो तो जाने दो, अपने से छोटे को तैश से जिच नहीं करते। ये तुम्हारी जानो माल की फिक्र करते हैं, तुम भी कुछ फिक्र रखो चिराग। कफायत को इशारा किया। कफायत ने नसीर को जाने के लिए कहा। आबनूस ने चिराग के शाने पर मोहब्बत से हाथ रखा। तुम्हारा चेहरा तमतमा रहा है, जैसे दिल को ठेस पहुंची हो। अपने दिल की ठेस का बदला दूसरों को चोट पहुंचाकर नहीं लेते। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसने कितनी कोशिश की कि चेहरे की तमतमाहट जाती रहे। तुम अच्छी लड़की हो, बुरे फैसले ना करो। उसके गाल पर हाथ रखा, वो दहक रहा था। मैं अच्छी नहीं हूँ। उसकी आवाज फिर से नम हो गई। उसके लिए जान नहीं दी जा सकती, जान नहीं ली जा सकती। क्या ये सच है? कितना कड़वा सच है, कितना बड़ा सच है। उसका जी चाहा कि वो रो दे। तुम जुर्रतमंद लड़की हो, बर वक्त फैसला करने में देर ना करो। बर वक्त फैसला? दिल का फैसला।
चांद की चांदनी में ताजमहल की खूबसूरती के साए में शाहजहां और मलका मुमताज की मोहब्बत की किस्सा गोई हुई। वो गैर दिलचस्पी से सुनती रही। उसे इन किस्सों कहानियों से दिलचस्पी नहीं थी। लोग कैसे कह देते हैं कि इस बादशाह ने इस मलका से इतनी मोहब्बत की, उन्हें कैसे खबर होती है? वो नहीं मानती थी। ये फारिग बैठने वालों के काम है। कुछ नहीं मिला तो किसे तराश लिए। जब शाहजहां मुमताज से इजहार मोहब्बत करते होंगे तो क्या ये तारीखदान करीब ही बैठे होंगे? एक लड़का शाहजहां बना था, दूसरा लड़का नजाकत से मुमताज महल बनने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। किस्सा गो बयान करता, दोनों अदाकारी करते। लड़के को मलका बने देखकर उसकी हंसी नहीं रुकती थी। यानी इस मलका के लिए कोई कब्र ना बनाए, कहाँ ताजमहल बनाया जाता। इस बेचारे से ठीक से आंचल ही संभाला नहीं जा रहा। बार बार उलझ कर गिरते गिरते बचा था। कितने ही लोग हंस दिए थे। अजब तमाशा ही हो गया था। आबनूस ने 2 फरंगी औरतों को भी किस्सा गोई में शिरकत की दावत दी थी। आबनूस जहाँ जाती है अपनी महफिल बना ही लेती है। वो उनसे अंग्रेजी में बात भी कर लेती थी, देवर से सीखी थी। आपको क्या जरूरत थी फरंगियों की जुबान सीखने की? उसे पहली बार बोलते हुए सुना तो जैसे उसका मान टूट गया। जबानों कलाम से कैसी दुश्मनी चिराग, वो भी हिंदुस्तान की जबानें बोलते और समझते हैं, अपनी ही जरूरत के लिए सीखते हैं। शायद तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फरंगियों की एक बात उन्हें मुमताज करती है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ के मौसम, सकाफत, जुबान और माहौल को बहुत जल्द समझ जाते हैं, उसे अपना लेते हैं। इंसान में लचक होनी चाहिए। जिद और हट दर्मी उसे बहुत पीछे ले जाती है। अब देखो कि ये ताजमहल की तारीख और साख्त को तुमसे ज्यादा समझते हैं। ये उनके इल्म की प्यास है कि खत्म नहीं होती। तुम्हें यकीनन शाही किले की तारीख भी मालूम नहीं होगी। किले से उसे कैदी याद आ गया। जेरे लब बेसाख्ता हंस दी। अच्छी सजा रही थी वो। कितनी जुबान चलने लगी है इसकी, कैसे बातें बनाता है। उसके पीछे मजदूर को दीवाना बनाकर लगा दिया कि वो डर जाए। कहता है तुम्हारे लिए कोई जान क्यों देगा? मेरे लिए एक जमाना जान दे सकता है, तुम्हारी जान की हैसियत ही क्या है? कोड़ियों में भी मिले तो नुकसान है, बेवक्त कम हैसियत। तुम मुस्कुरा रही हो या पेचोताब खा रही हो? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अपनी जुबान बोलते हुए फरंगियों के मुंह बिगड़ जाते हैं। काफी तकलीफ दे जुबान है उनकी। आबनूस देर तक हंसती रही। तुम्हारा मुशाहिदा कमाल है, लेकिन तुमने ये मुशाहिदा नजर में बाल रख कर किया है। फरंगी औरतें आला ज़ौक और रख रखाव रखती हैं। उनमें सीखने की सलाहियत कमाल होती है। जिनकी शादियां नवाबों से हुई हैं, उन्होंने इतनी तेजी से नवाबी तौर तरीके सीखे हैं कि पैदाइशी नवाबजादियों को पीछे छोड़ दिया है। फारसी बोलती हैं तो गुमान होता है कि उनसे बेहतर फारसी कोई नहीं बोल सकता। आप उनकी इतनी हमायत क्यों कर रही हैं? ये हमायत नहीं है चिराग। हर इंसान अपने अंदर एक सबक रखता है। अच्छे सबक पढ़कर सीख लेने चाहिए। तासुब ने कभी किसी को नफा नहीं दिया। मैं उन्हें इसलिए नापसंद करूं कि ये मेरी नस्ल मेरे सरजमीन से नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि मैं तंग दिल इंसान हूँ। एक फरंगी लड़की को खालिस उर्दू बोलते हुए सुना था। फिर मैंने भी देवर से कहा कि अंग्रेजी सीख ले। आप उनका मशरूब भी पी रही थी, चाय। वो गरम अजीब सा सयाल, मुंह ऐसे बना लिया जैसे कड़वी दवा खा रही हो। अपनी चाय आम करने से पहले उन्होंने कावा और कश्मीरी चाय पी, उसकी तारीफ की, उसे अपनाया। मोहब्बत और अजीजदारी का एक कुलिया बताती हूँ। तुम किसी के खाने पीने को अपना लो, वो तुम्हें अपना लेगा। तुम किसी अजनबी के घर जाओ, वो तुम्हें खाने के लिए जो दे वो खाओ और वो उसकी तारीफ करो। वो ये तारीफ सारी उम्र नहीं भूलेगा। वो आने जाने को बताएगा कि एक अजनबी आया था, उसने मेरे खाने की तारीफ की। जिस कौम की ज़हनी इस्तात ज्यादा होगी वो दूसरों की हर चीज को पसंद करेगी, वरना एहतराम करेगी। उसने बेजारी से सर झटका। आप इतनी संजीदा खराब बातें क्यों कर रही हैं? आबनूस ने खामोशी से उसका जायजा लिया। शायद तुम कुछ और सुनना चाहती हो, कोई और तज़किरा चाहती हो। ऐसा नहीं है। वो खुद अपने बारे में नहीं जानती थी तो आबनूस कैसे जान जाती थी? चाय पियोगी? उसका हाथ पकड़कर खींचा कि चलो उनके खेमे। शायद कोई लखनऊ से था। आबनूस की जान पहचान का भी निकल आया था। वो बेसाख्ता हंसने लगी। रहने दे, तुम इतनी ज़हीन हो चिराग, अच्छे अच्छे काम क्यों नहीं सीखती? आपने भी कह ही दिया कि मेरे सब काम बुरे ही हैं, फिर मैं कैसे ज़हीन हो गई?
चिराग ने अपने लिए पहली बार ज़हीन का लफ्ज सुना था। वो हैरान हुई और खुश भी हुई। खूबी फिर खूबी होती है, शरारतें करने वाले ज़हीन होते हैं। पर मैं तो फसाद करती हूँ, मुंह लटका कर कहा। आबनूस ने उसके शाने पर हाथ रखा। एक बात सच सच बताना, तुम ऐसी क्यों हो? आगे पीछे एक ही सवाल उससे दो लोगों ने किए थे, दोनों की जुबान एक थी। या सोच, अगर ऐसी ना रहूं तो कैसी हो जाऊं? उसने किसी एक को भी जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल किया। ऐसे ही रहो, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो तुम ऐसी ही पसंद हो। जो जुर्रत वाला होगा वो तुम्हें ऐसे ही पसंद करेगा। शायद सबको ऐसी पसंद ना हो, कोई जुर्रत वाला भी ना हो। जेरे लब खुद को एहसास दिलाया। तुम्हें फरहाद ऐसे ही पसंद करता है, इसलिए भी तुम बदलना नहीं चाहती। आबनूस ने उसकी पेशानी पर सोच के बल देखे तो तबसरा किया। किसी के लिए क्यों बदला जाए? जहाँ बात खूबियों की आती थी उसे बात ही समझ नहीं आती थी। मोहब्बत बदल देती है, अजीजदारी तब्दीली लाती है। मोहब्बत में एक नई कई सरखाब के पर होते हैं, लग जाएं तो सब बदल जाता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मोहब्बत सबसे बड़ा इनकलाब है। मोहब्बत सरखाब है, दिल की चाहत उसके पर। आरजी पड़ाव का अपना ही लुत्फ होता है। हम जानते हैं कि हमें यहाँ हमेशा नहीं रुकना, और यही कैफियत सफर के हर लम्हे को पूरी तरह से जीने पर उकसाती है। हर चीज देख ली जाए, हर सुबह खुशी से जागें, हर दिन टहलें, खफा ना हो, दोस्ती रखें। कई झगड़े इसलिए सिमट जाते हैं कि छोड़ो ये मुसाफिर हैं। कई खुशियाँ इसलिए मिल जाती हैं कि अच्छा आप मुसाफिर हैं। नई जगह अपना असर रखती हैं, कुछ जगह सिर्फ जादू रखती हैं। हर दिल को आराम पहुंचा देती हैं, हर रात मीठी नींद सुला देती हैं। ये ताजमहल का असर था, दरिया का, या फिर मुकम्मल माहौल का, कि वो सब सिर्फ खुशबाश थी। दिल्ली वाली बहनों ने ताजमहल के नाम कई अशार किए थे। उनका गुनगुनाना निखर गया था। कभी चिराग उनके बच्चों के साथ खेल लेती थी, उन्हें कश्ती रानी करवा देती थी, किसी को गोद में भरकर बहला भी देती थी। वो बाजार में घूमती, फरंगी औरतों के पहनावे देखती और कितनी ही देर तक उन पर तबसरे करती। हर बात उन्हें हंसा रही थी, हर पहलू से शरारत ऊद आती थी। मेरी बहुत हसरत थी कि मैं ताजमहल देखूं। चिराग, तुम बहुत अच्छी हो। एक बहन ने उसके हाथ थाम लिए, पेशानी पर प्यार किया। सुना था उसका ससुराल सख्त था, मेके तक जाने नहीं देते थे। खाला से ऐसा ताल्लुक था कि इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने आने का पैगाम भिजवाया तो उनकी सवारियां रवाना करते ही बनी। शादी के 7 साल बाद अपनी सहेलियों, बहनों और रिश्तेदारों से आजादी से मिल रही थी। फिर ताजमहल के पहलू में कयाम करना उसके जैसे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। शादीशुदा औरत की जिंदगी में हजार आसाइशें हों, मेके आने जाने पर पाबंदी सब हीज कर देती है। कोई जेवर, कोई पहनावा ना मिले, बस सहेली से दिल का हाल कह सुन लेने का बहाना मिल जाए। आप खुश हैं? बहन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। वो उसे मोहब्बत से थपक रही थी। बहुत खुश हूँ, जैसे जिंदगी के सब बोझ बहुत पीछे रह गए। तुम ठीक करती हो, अपनी मर्जी करती हो। दूसरों की मर्जी पर अपना दिल मान लेने से इंसान खुद भी मर जाता है। चिराग हंस दी। आपकी सास साहिबा बहुत सख्त गिर लगती हैं। वो बहुत अच्छी खातून हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि सख्तियों की चक्की में पिसने की अब मेरी बारी है। ऐसा भी क्या? सबकी मुशक्कतों के वक्त होते हैं चिराग, लेकिन औरत की मुशक्कत के ओहद होते हैं। बेटी से बीवी, बहू, माँ, एक के बाद दूसरा ओहद आता है, फिर तीसरा। ऐसे ना कहिए, जिंदगी ऐसे भी मुश्किल नहीं। और उदासी से हंस दी। मुश्किल यही नहीं कि खाने को ना मिले। मैं बड़े घर में रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, बेहतरीन पहनती हूँ, फिर भी हर दिन दिल मारना पड़ता है। हर शब अपनी अजियत पर सब्र करना पड़ता है। वो कभी ससुराल की मुशक्कत को समझ नहीं पाई थी। जब सब बहनें मिलकर अपने अपने ससुराल की बातें करती, तब भी उसे लगता कि वो सब झूठ बोलती हैं। चच्ची कहती कि उनकी सेहत अच्छी हो रही है, वो हंसती खेलती हैं, तो रंग रूप लौट आता है। अब ऐसा भी क्या कि एक बहन को उनके भाई के निकाह में शिरकत की इजाजत नहीं मिली। वो क्या था जिसने दूसरी वाली को वालिद की तीमारदारी से बाज रखा और तीसरी को भाई की आजाद ख्याली की सजा ताउम्र में के ना जाने की सजा के तौर पर मिली।
शादीशुदा बेटियां अपने गुनाहों की सजा भी भुगतती हैं और अपनी अजीजों की कोताहियों की भी। वो हर सवाल के लिए खड़ी कर ली जाती हैं, वो हर एक के अमल के लिए जवाबदेह ठहरा दी जाती हैं। उनके लिए लगाई अदालतें खत्म नहीं होती, उनके हक में फैसले कम ही होते हैं। कहते हैं शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं या फिर अंदर से मर जाती हैं। चची कहती हैं उम्र ढलने के साथ साथ औरत तलक होने लगे तो जान ले कि एक अरसा पहले उसने खुद को अंदर से खत्म कर लिया। अब वो अपना मुर्दा वजूद उठाते उठाते थक चुकी है। वो झंझलाती है, चिढ़ती है, वो अब सुकून चाहती है। उसे ये बातें सुनाई देती थी लेकिन समझ में नहीं आती थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसे हर चीज इतनी मुकम्मल मिल चुकी है कि वो नामुकम्मल चीजों का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सख्तियां हैं, मुश्किलें हैं, ना तमाम हसरतें हैं, पर कहाँ हैं? सब ठीक ही तो है। ये सब झूठ है कि कहीं दिल आहें भरते हैं और कहीं हसरतें दम तोड़ती हैं। आबनूस ने शम्स को बुलवाया था। ये सब दरिया के रुख पर रखी नशिस्तों पर बैठी थी। जरा दूर दिल्ली वाली बहनों की जमात कालीन पर बैठी फल खा रही थी। उनके कह के नुकराई घंटियां थी कि दरिया की हवा संग बजती हूँ। उनके आंचल ढलकते जाते थे, बालों की लिटें दिखाई देती थी, लेकिन चूंकि बेफिक्री और आजादी के औहद में थी तो परवाह नहीं कर रही थी। काजल लगाती, गाजा लगाती और अपनी मर्जी से मुंह खोल कर हंसती। खालू साहिब को दुआएं देती थी जिन्होंने ऐसी सैर का इंतजाम किया था। शम्स आया तो आबनूस उठकर खड़ी हो गई। सब ठीक है? उसने सिर्फ सर हिला दिया। नाम क्या है तुम्हारा? तुमने उस वक्त भी मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। आबनूस उसका नाम जान चुकी थी, उसके मुंह से जानना चाहती थी या शायद देखना चाहती थी कि उसकी जिद का हाल अब कैसा है। शम्स, सिर्फ शम्स? उसने आबनूस के पीछे बैठी चिराग पर एक नजर डाली। उस काली जुबान वाली ने शम्स के बाद वाले नाम को कहीं का नहीं रहने दिया था। शम्स अमीरी, शमशीरी, फकीरी और चोर। आबनूस बेसाख्ता कहका लगाना चाहती थी लेकिन रुक गई। चोर? खूब, क्या चुराया है? शम्स चुराया और तबरेज चुराना भूल गया, जैसे तोता हो और ये सबक याद किया हो फिर मुंह पर दे मारा हो। मुस्कुराहट रोकने के लिए उसने लब कुचले। तुम्हारे सीने, दिल का जख्म कैसा है? मामूली था, ठीक हो गया। क्या इससे पहले गहरा जख्म खा चुके हो जो खंजर सीने पर उतर जाने पर भी उसे मामूली कह रहे हो? उसने बेजारी से आबनूस की तरफ देखा कि इतनी तहकीक किस लिए? मरहम लगा रहे हो? नजर फिर चिराग की तरफ उठ गई। सामने वाले के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। दो तेज जुबान लड़कियां उसके सामने मौजूद थी। ये लड़कियां इतनी बातें कहाँ से सीखती हैं? इतना बोलती क्यों हैं? ये लड़कियां चुप क्यों नहीं होती? एक उसे घूर रही थी, दूसरी जख्म और दिल की बात खुले आम कर रही थी। दोनों ही उसे अच्छी नहीं लग रही। काश दुनिया से सारी लड़कियां खत्म हो जाएं। दुनिया में कितना सुकून हो जाए। बैल बकरियां हो, चिड़ियां हो, सिर्फ लड़कियां ना हो। मरहम एक नजर देख लेना रहा। आबनूस ने उसकी नजर का ताकुब किया। शम्स का जी चाहा अपना सर पीट ले। नसीर कह रहा था कि जुबान दराज औरतों की उम्र बहुत लंबी होती है। सारी भड़ास इस बाहर निकाल कर वो खुद लंबी उम्र पा जाती हैं। सुनने वाले समाज से जाते हैं या जान से। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो देख कर रह गया कि मैं क्या करूं, बल्कि तुम शायद चिराग को भी पसंद करती होगी, फिर तुम्हारी पसंद पर कैसे भरोसा किया जाए। मैं ये बता दूं कि मुझे एक अरसे बाद कोई पसंद आया है। अपनी बात का असर ना देखकर उसे अफसोस हुआ। मैं नापसंद किए जाने को भी पसंद करता हूँ। उसे चिढ़कर जताना ही पड़ा। उसके तकब्बर को देख कर रह गई। खूब, तुमने खुद को काफी अहमियत दे रखी है। सुना है लाहौर में तुम किले में कैद कर लिए गए थे। कैसे हुआ था सब? फिर एक बेजार को नजर चिराग की तरफ उठ गई। चिराग ने उल्टा चिराग पा नजर से उसे घूरा कि अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारी जुबान काट दूंगी। कफायत हाथ झुलाती हुई आबनूस के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। जैसे फारिग थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं। हकीकत में दूर से शम्स को आते हुए देखा था तो सारे काम छोड़कर इन तीनों की तरफ भाग कर आई थी। उसी कफायत ने दोनों की नजर को देखा। जी चाहा कि हलक फाड़ कर सब बता दे, लेकिन क्या करती? नमक उसने चिराग का खाया था, मार भी उसी से खानी पड़ती। कैदियों के सिर्फ कैद से बाहर आने की कहानी सुनाने में दिलचस्पी रह जाती है। उस चोर का भी तो यही हाल था।
कुछ कहता ही नहीं है। अच्छा है फिर सहे सीने पर वार, खंजर उतरवाए दिल में। अजीब इंसान है, मुंह से कुछ फूटता ही नहीं। कफायत बुरबुरा रही थी। आबनूस ने कफायत की बुरबुराहट देखी। उसे समझ में नहीं आई कि ये सारी लड़कियां शम्स की हमायत में क्यों हैं, एक सवाए चिराग के। बाहर आने की कहानी क्या थी? पहरेदार ने सार के बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर खींचा, मुंह पर पानी के छींटे मारे और पूछा, तुम इमाम साहिब के बेटे हो? अपनी जख्मी बेनाई से उसने पहरेदार के चेहरे की सख्ती को महसूस किया। उसका सर झटक कर वापस फेंक दिया गया। उसे एहसास हुआ कि लोग अब्बा जी से मोहब्बत करते हैं, इतनी कि इस जल्लाद पहरेदार की आंखों में भी नरमी आ गई थी। कितना पूछा तुमसे, तुमने एक बार नहीं बताया कि तुम इमाम साहिब के बेटे हो। वो तासुब से शम्स की तरफ देख रहा था। जो पैदा होने पर छोड़ गए थे, उनके नाम पर कैद से क्यों छूटता? उसने ये जवाब दिया था, लेकिन आपने उसको नहीं बताया। मैं जाऊं? बेजारी से पूछा। मैं फिर कहूंगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कितना पसंद करती हैं? मेरे लिए जान पर खेल सकती हैं? पूछा, जवाब का इंतजार किया और चला गया। आबनूस को इस सवाल की कतई तवक्का नहीं थी। ये जब बात करता है, जान की करता है। उसके पास एक यही कीमती शय है। ऊपर नीचे छलांगे लगाता है, मरता है, मारता है, डरता नहीं। उनकी जिंदगी का यही दस्तूर है। फिर मंजूर है, बहुत करता है। कफायत ने शम्सनामा उगल दिया। ये तुम उसकी तारीफ में कह रही हो या नफरत में? आबनूस ने कफायत की तरफ देखा। मैं आपको पसंद करती हूँ। जिसको आप पसंद करती हैं, उन सबको मैं भी पसंद करती हूँ। कफायत ने दुपट्टे के पल्लू को उंगली पर लपेट कर शौक़ी से लहरा कर कहा। अभी आपने कहा कि आप उसे पसंद करती हैं, इसीलिए मैं भी। झूठ बोलते हुए कफायत की जुबान में एक भी बल नहीं पड़ता था। चिराग बेजारी से सब सुन और देख रही थी। उसे आबनूस भी समझ में नहीं आती थी। क्या जरूरत थी गैर जरूरी लोगों को बुलाकर हाल अहवाल पूछने की? उल्टा चार सुना गया। वो जब से लखनऊ आया खुद को नवाब समझने लगा है। ये वही है जो एक पतंग के लिए जंगो जदल कर रहा था। अब कहता है मेरे लिए जान दे सकती हैं आप। चिराग की नजर आसमान की तरफ उठ गई। परिंदों के गोल थे। दरिया की तरफ देखा। बंजारों की औरतें गीत गाती थी। सब अपनी जगह पर था, तो उसकी जिंदगी क्यों खाली खाली थी? बेमजा जिंदगी का क्या फायदा? खाओ पियो सो जाओ, उठो और फिर वही मुशक्कत दोहराओ। कोई हंगामा तो रहे, कुछ तो हो। कुछ नहीं, बल्कि उस दिन बहुत कुछ हुआ था। अपने खैमों से बाहर निकलकर मैदान में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। फरंगी औरतें घुड़सवारी कर रही थी। उनके लंबे लंबे आंचल लहरा रहे थे, जबकि वो चुस्त लिबास में घोड़े की पुश्त पर सवार थी। एक करीब से गुजरी तो कफायत ने सर उठाकर देखा और देखती रह गई। किसी नवाब की नजर उन पर पड़ जाए तो अपना दिल हार दे। कफायत ने उसी फरंगी लड़की की तरफ इशारा किया था। उसके बाल सुनहरी थे। उन्हीं बालों की वजह से दूर से पहचान ली जाती थी। आंखें बड़ी बड़ी और गहरी नीली थी। चिराग सिर्फ उसके सुनहरी बाल देखने में ही कामयाब हो सकी थी। अगली बार उनके करीब से गुजरी तो उसकी आंखें भी देख ली। खूबसूरत हैं। पहली बार चिराग ने किसी की तारीफ की थी। हमारे लाहौर के घुड़सवार ने इन्हीं के घोड़े दुरुस्त किए थे। कफायत की जुबान और दिमाग दोनों बहुत चलते थे। चिराग ने सुनहरी बालों वाली लड़की की पुश्त पर तेज नजर का वार किया। उसका घोड़ा दूर जा चुका था। हमारे लाहौर के घुड़सवार ने? हूर कफायत को अजीब नजरों से देख रही थी कि तुम्हारा दिमाग बहक गया है। एक ही शहर के रहने वाले अजीज ही होते हैं। हमारा ही हुआ शम्स। ताजमहल देख लेने के बाद कफायत अजीब हाँकने लगी थी। नौबहार का कहना था कि वो आजाद ख्याल हो चुकी है, इसे हवा लग चुकी है। वो पहली खातून शरीफ थी जिसने शम्स को बकायदा हमारा का लक़ब अता कर दिया था। चिराग ने पूरी कुव्वत से अपने पैर को उठाकर उसके पैर पर दे मारा था। हमारा शम्स? तुम्हारे मामू जान का बेटा है या खाला जान का? हमारा शम्स। मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। कफायत बुलबुला कर रह गई। मैंने एक बार हमारा कहा, आपने 2 बार कहा। मैं भी आपको ज़रब लगाऊं? झुककर पैर मसलने लगी। तुम शम्स की बहुत तारीफें करने लगी हो कफायत, ये अच्छी अलामत नहीं है। हूर ने बड़ी बूढ़ियों की तरह कहा। अच्छा इंसान है,
सबको अच्छा लगता है। ये सुनहरी बालों वाली फिरंगी लड़की हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मैंने सोचा ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया, अगर हमने उसे जिन भूत क्यों समझ लिया है। कफायत के ख्यालात, या अल्लाह, चिराग ने ही उसे चोर बना दिया है और अच्छा ही इंसान है। चिराग को चुराने के लिए कहा, चिराग ने ही उसे चोर बना दिया है वरना अच्छा इंसान है। चिराग को चुराने के लिए कहा। कफायत तो बेहया थी ही और तुम भी पीछे नहीं रही। बेहयाई कैसी? कफायत ने लहक कर कहा। अजीजदारी के यही कायदे हैं कि हर अच्छे इंसान को अपना लिया जाए, उससे सलाम दुआ रखी जाए, हाल अहवाल पूछा जाए, फुर्सत मिले तो उसके पास बैठकर, मेरा मतलब आते जाते हंसी मजाक कर लिया जाए। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन हंसने बोलने के, बाकी 2 दिन और बाकी 2 दिन बढ़ापे के। कफायत फिक्र न कर, तेरी जिंदगी के पूरे 8 दिन होंगे, जी बढ़कर जिंदा रहना। और ने शाना थपका। चिराग की आंखें कफायत पर गड़ी थी। वो हर वक्त शम्सनामा क्यों पढ़ती रहती है? पूछा, फिर हाल अहवाल? आंखें सुकेड़ ली। कफायत के तासुरात देखने चाहिए। पूछा था, वो भी आप पर गया है, किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। पूछा, जख्म कैसा है? तो मुझे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मैं इंसान ही हूँ या कोई और मखलूक। आपने उसे हर इंसान से बागी कर दिया है। वो हर लड़की को चिराग समझता है, सख्त नफरत है उसे आपसे। ये भी आपका ही कमाल है कि उसे हर लड़की से बददिल कर दिया। दुआ दें फरंगी लड़की को, कम से कम वो कुछ तो बेहतरी लाई है। और मुंह छुपाकर हंसने लगी। चिराग ने लक भींच लिए। कफायत अलबत्ता अपनी हाँकती रही। या अल्लाह, मुझे चिराग नहीं बनाया कोई बात नहीं, मुझे फरंगी लड़की जैसा बना देते, मैं खुश हो जाती। मेरा भी घोड़ा होता, सुनहरी बाल होते, चेहरे पर तिल कम होते, लेकिन आंखें नीली होती, बस दिल खींच लेती। मेरे हाथ में भी छुपाता हुआ मेरी पोशाक हवा से लहराती हो, मेरा घोड़ा भुदक जाए और कोई आए, मतलब आह, दिल की हर हसरत आह। हर लड़की को चिराग समझने वाला फरंगी लड़की के घोड़े की पीठ थपथपा रहा था। लड़की जोश में बातें कर रही थी, चेहरा तमतमा रहा था। यही लड़की शाम से पहले फिर घोड़े पर निकली। कफायत अपनी दूरबीन से दरिया का नजारा कर रही थी। आहा, हमारा घुड़सवार और फरंगियों की परी जमाल। कफायत ने कुछ ऐसे चिल्लाकर कहा कि हूर से बातें करते हुए उसने सर घुमाकर कफायत की तरफ देखा। बहुत दूर मैदान में 2 घोड़े साथ साथ दौड़ रहे थे। ये दूरबीन मुझे दो, वो कफायत के पास आई। आपका इससे क्या काम? आईना छोड़ दिया, अब दूरबीन को तोड़ेंगी? उसने हाथ बढ़ाकर दूरबीन छीन ली। आंखों पर रखी फरंगियों की परी जमाल का घोड़ा शायद नाराज था, वक्फे वक्फे से बुदक रहा था। किले का कैदी घोड़े को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों घोड़े साथ साथ भागने लगे। दूरबीन चिराग की आंखों पर रखी थी, उसके होंठ भींचे गए। दूर से, बहुत दूर से भी उसने सुनहरी बालों वाली लड़की को हंसी देख ली थी। दायरे में घूमकर घोड़े वापस घूमे तो उसने शम्स के तमतमाते चेहरे को देखा। आगाई का मुलाजम, मस्जिद के इमाम का बेटा, ये वो शम्स तो नहीं था। वो नवाब नहीं है, सरदार भी नहीं है। वो क्या चीज है? उसकी हैसियत थी या फिर औकात? वो बताता क्यों नहीं कि वो कौन है? दोनों घोड़ों की रफ्तार कम हो चुकी थी। वो साथ साथ चल रहे थे, घुड़सवार बातें कर रहे थे। मेरी दूरबीन दे दीजिए। कफायत का दिल धड़क रहा था। चिराग के होंठ सख्ती से भींचे रहे। चिराग बीबी, कफायत को इशारा हिलाना पड़ा। उदारा, इसे मुझे दे दीजिए। चिराग बीबी ने चौंक कर कफायत की तरफ देखा, फिर दूर मैदान की तरफ जहां 2 घुड़सवार थे। क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया? जवाब देने की बजाय उसने दूरबीन को जमीन पर दे मारा और पांव पटकती हुई चली गई। दूरबीन कफायत के पैर के अंगूठे पर लगी। ये पैर दोबारा जख्मी हो चुका था। वो झुककर मसलने लगी। आईने पर भी गुस्सा, दूरबीन पर भी गुस्सा। आईना टूटा, दूरबीन गई। अब दिल की बारी हो गई। मुझे दिल के टूटने से पहले ही मर जाना चाहिए। दूरबीन उठाकर गर्द साफ की, उसके अध से जांचे, ठीक ही थे। बैठे बैठे आंखों पर रखकर उसकी तरफ देखा जिस तरफ चिराग देखती रही थी। वहां सुनहरी बालों वाली फरंगन और किले का कैदी था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी धार आई। फिर सर घुमाकर उस खेमे की तरफ देखा जिसमें अभी चिराग गई थी। चच्ची की तरह उसने गहरा सांस लिया और सारा मामला देख रही थी। वो चिराग का पांव पटक कर जाना भी देख चुकी थी। किस चीज ने तुम्हें सीख पा कर दिया? वो चिराग से पूछना चाहती थी, लेकिन जैसे डर गई।
उस एक सवाल का जवाब मिल गया तो मजीद सवाल खड़े हो जाएंगे। सब सवालों के जवाब उठकर खड़े हो गए तो कयामत आ जाएगी। वो हवेलियों और महलों में रहती थी, हजार आसाइशें थी, आजादी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज थी, ना होगी, दिल की मर्जी। दिल के कई सवाल और अधूरे ख्वाब। फरंगियों के यहाँ चांद की 14वीं में रक्स की तकरीब थी। आबनूस उनके साथ शाम की चाय पी चुकी थी, उन्हें लखनऊ के खास मलाई कबाब खिला चुकी थी, बाकायदा दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए वो उसे रक्स में शिरकत के लिए कह चुकी थी। चलोगी चिराग? आबनूस चिराग से पूछ रही थी। मैं तैयार हूँ। उन्हें फरंगियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप देख सकती हैं कि उन्हें तो अपने अजीजों से उनस नहीं है, कहाँ गैर नस्ल के सफेद लोगों से होगा। मुझे ले चलिए, मैंने कभी करीब से फरंगी नहीं देखे। चिराग की जगह कफायत ने फौरन कहा। आबनूस ने तहम्मुल से कफायत की तकरीर सुनी। तुम सुबह उठकर दूरबीन से करीब से फरंगी देख लेना। कफायत का मुंह लटक गया। वही गरीबन की किस्मत, हर चीज नसीब नहीं, हर किसी से फरमाइश नहीं। इंसान कम हैसियत और गरीब ना हो। या अल्लाह, हर इंसान की 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है, फिर नसीब एक जैसा क्यों नहीं है? ऐसी तफरीक क्यों? खैर, कफायत की दिल ही दिल में तकरीर शुरू हो चुकी थी। अब वो कितनी ही देर तक या अल्लाह करती रहेगी। कफायत ने ठीक कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहया बेशरम लोग खुले आसमान तले रक्स करेंगे, ताज हो, चांद हो, 14वीं हो, न जाने किससे कहानियों को सर पर सवार किया हुआ है। यहाँ नाचेंगे, वहाँ कूदेंगे, जहाँ देखो अपना जहाँ आबाद कर लेते हैं। जाओ अपने देश में वहाँ करो, यहाँ क्यों तमाशे लगाते हो? वो बुलंद आवाज से बुरबुराने लगी। ये उनकी सकाफत है, हमारी ये सकाफत नहीं कि हम ऐसे खुले आम उनके रक्स देखें। उनकी औरतों की तरह किसी के साथ भी घुड़सवारी के लिए निकल जाएं, बाल लहराएं, मुंह सर खोलकर इधर उधर घूमें। वो सब हैरान थी कि चिराग चच्ची या अम्मा की जुबान क्यों बोल रही है, जबकि वो खुद बहुत आजाद ख्याल थी। मुंह सर तो तुम भी खोल कर रखती हो, किसी से भी बात कर लेती हो, जबकि लखनऊ का ये रवाज नहीं है। मेरी बात और है, तुम्हारी बात क्या है? वो घर बरा गई। मैं फरंगी नहीं हूँ, जो फरंगी होगा वो बेहया होगा। ये शायद खास उस सुनहरी बालों वाली लड़की के लिए अल्फाज बोले जा रहे थे। वो हर वक्त अपना घोड़ा शम्स से दुरुस्त करवाती है, शायद नई नई घुड़सवारी सीखी है। कफायत की जुबान बिल्कुल काट देनी चाहिए फौरन। चिराग का दिल चाहा कि काश उसके हाथ में दीवाने का खंजर होता और कफायत के सीने में उतार देते। सुनहरी बालों वाली लड़की? आबनूस याद करने की कोशिश कर रही थी। चिराग ने कफायत को ऐसे घूरा कि वो सुनहरी, नीला, पीला सब भूल गई। ऐसे ही जुबान से निकल गया। मेरा मतलब चिराग बीबी बिल्कुल ठीक कहती हैं, उन्हें इन फरंगियों से दूर रखिए, बल्कि कोशिश करके चोर, सिपाही सबको दूर रख दीजिए। मुझे ले जाइए। कहाँ नहीं गया? दिल में इतनी बुराई ना रखो, मेरा ख्याल था तुम्हें अच्छा लगेगा। हर जगह की सियाहत करती हो, फरंगियों के रक्स को भी देखना चाहोगी। मेरा ख्याल ही गलत था। कफायत, तुम्हें जाना है? तुम्हें फरंगियों की बेहयाई से कोई मसला तो नहीं? कफायत ने आंचल को उंगली पर लपेट लिया, कमर को लहरा दिया। नहीं, मैं खुद भी बहुत ना नहीं, काश मेरे भी बाल सुनहरे होते। जिसके बाल स्याह थे, लंबे थे, आबनूस के साथ वो आ गई थी। चिराग? उसने खाला का दिया खास कुर्ता पहना था। आबनूस ने ही कहा था कि वो हल्के रंग का कोई लिबास पहन ले। उसने तकरीबन सफेद और जरा सा गुलाबी कुर्ता पहन लिया। दुपट्टा इतना लंबा था कि लाख कोशिश पर भी फर्श पर ही बिछा चला जाता था। और वो क्यों आई थी? सुनहरी बालों वाली लड़की को करीब से देखने? नहीं, हाँ, आखिरी वक्त पर आबनूस कफायत को भी साथ ले आई थी। आते हुए वो कोई 2-3 फरंगियों से टकरा गई थी। क्यों बौखला रही हो? इतना खा नहीं जाएगा तुम्हें? ये डर तो मुझे है, मैं ही उन्हें न खा जाऊं। उसने दांत निकाले। कफायत, अगर तुमने यहाँ कोई तमाशा किया तो तुम्हें वापस लखनऊ नहीं ले जाऊंगी। तमाशा करने तो शायद आप आई हैं। क्यों आई हैं? कफायत ने संजीदगी से जता दिया। हर किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। आबनूस की तरफ इशारा किया। सुनहरी फरंगन को कुछ मत कहिएगा। कफायत की जुबान काट देनी चाहिए। मेरा इससे क्या लेना देना? उसने मुंह बगाड़ लिया। ओय अल्लाह! कफायत के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। चिराग ने बेख्तियार उसकी नजर के ताकू में देखा था। देखा और देख लिया।
उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये नहीं कि सुनहरे बालों वाली एक फरंगी लड़की एक गंवार से हंस हंस कर बात करती हो, वो कुछ चीजों की तरफ इशारा करती हो और उसे उनके बारे में बताती हो। उसने ये भी नहीं देखा था कि वो उसे चंद दूसरे फरंगियों के पास ले गई हो और उनसे सलाम दुआ करवाई हो। छतें फैलाकर अपनी 2 कौड़ी की पतंग लेने वाला फरंगी लड़की के साथ दू बदू खड़ा था, जैसे उसे सदियों से जानता था। पहले उन्हें देखकर आपने मेरी दूरबीन जमीन पर दे मारी थी, अब क्या दे मारेंगी? वो नशिस्त पर बैठ चुकी थी, चंद लोगों से उसका तारुफ हो चुका था। आबनूस अपनी जगह पर मसरूफ थी, बातें कर रही थी। कफायत उसके सर पर खड़ी थी, झुकाकर उसके कान में सरगोशी की थी। उसकी कान की लोएं सुर्ख हो रही थी। हाथ में पकड़ा ये मशरूब किसी पर मत उछालिएगा, ये आपका लाहौर या लखनऊ नहीं है, ये फरंगियों की महफिल है। सुना है ये लोग हैसियत को ज्यादा अहमियत नहीं देते, सीधा कर देते हैं। आप उनके हाथों सीधी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उनकी जुबान भी नहीं आती, आपको कैसे बचाऊंगी? मैं कहूंगी छोड़ दो इन्हें, जाने दें, वो समझें और सीधा करो और इन्हें जाने ना दें। कफायत अपने दिल के अरमान पूरे कर रही थी। देखिए, हैसियत देखते तो हमारे चोर को ऐसे अपनी महफिल में जगह देते। कफायत मुसलसल बोल रही थी। हमारा चोर? इस चोर की हालत ही बदली हुई थी। वो फरंगन के साथ फरंगी लिबास में था। ना वो इमाम साहिब का गंवार बेटा लग रहा था, ना आगाई का मुलाजम। वो इतनी शक्लें कैसे बदल लेता है? मैंने कहा था चिराग, लोग और जगह कब अपनी हैसियत बदलने कुछ नहीं कह सकते। आज के भकारी कल के तख्त नशीन हो, कौन जानता है? आबनूस भी शम्स को देख चुकी थी। ये जल्द समझ जाता है और सीख जाता है, इसमें आगे बढ़ने की जबरदस्त सलाहियत है। कफायत की तरह आबनूस भी मुसलसल बोल रही थी। क्या इन दोनों की कोई बाजी लगी हुई थी? क्या ये सब शम्स की रिश्तेदार थी? वो सब चिराग को नीचा क्यों दिखाना चाहती थी? वो चोर था, उसे चोर ही रहना चाहिए था। फरंगियों में घुसकर सरदार नहीं बन जाना चाहिए था। उनके साथ बजने लगे। हद्दे नजर तक खैमों का शहर था, हर खैमा रोशन था। एक बड़े दायरे में उनके रक्स का एहतमाम था। 14वीं का चांद, और कहते हैं ताजमहल का हकीकी हुस्न देखने के लिए 14वीं के चांद का इंतजार जरूर किया जाए। वो दायरे में घूमने लगे। सुनहरी बालों वाली अपनी बदनुमा पोशाक लहराते हुए बल खाने लगी। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फरहाद ने खत में बनाकर भेजी थी। लंबी नाक, बदनुमा पोशाक और जादूगरनी जैसे खदोखाल। बस एक झाड़ू की कमी थी। वो हंसती थी तो खौफ आता था, वो रक्स के लिए लहराती थी तो सांप लगती। वो इस महफिल की सबसे मनहूस सूरत शक्ल लड़की थी। वो सर घुमाकर पीछे खड़े शम्स को देखती जाती थी। उसे दिल ही दिल में गालियां देना बंद करें। सुना है नजर लगने से इंसान मर भी जाता है। कफायत ने फिर झुककर उसके कान में सरगोशी की। उसने पूरी कुव्वत से नशिस्त पर घूमकर उसके पैर पर अपना जूता मारा। उठकर खड़ी हो गई। आबनूस रोकती ही रह गई, लेकिन वो वहां से चली गई, तकरीबन भागती हुई, हर शय तहस नहस करती हुई। अपने खेमे के बाहर रुककर गहरे सांस लिए। पेशानी पर गहरा पसीना था। दूर दरिया में चांद का अक्स लहरा रहा था। दिल था दरिया में कूद जाए, उसके पैंदे में उतर जाए, वरना ये आग कैसे बुझेगी, वरना ये आग कितना भड़क जाएगी। सुनो चिराग, रात भर उसे तेज बुखार था। उसने किसी को नहीं बताया था। कफायत ने पेशानी पर हाथ रखकर जांचना चाहा तो उसने हाथ झटक कर परे कर दिया। नाश्ते के बाद वो चहलकदमी के लिए आई थी, दूर नहीं गई थी, करीब ही थी। फरंगियों के रक्स का समा रात भर रहा था। दिल्ली वाली बहनें उस तरफ से जितना देख सकती थी देख रही थी। फिर वो कफायत को बैठाकर पूछती रही। हर तरफ रक्स के किस्से थे। वो बेजार हो गई। उसका हलक तक करवा था। कफायत बार बार शम्सनामा शुरू कर देती थी कि उसकी कैसे हालत ही बदली हुई थी। वो पहचाना नहीं जा रहा था। शम्स कौन? इमाम साहिब का बेटा? कौन? घड़ियाल ठीक करने वाला? वो नकाहा से दरिया के किनारे किनारे टहल रही थी के पीछे से आवाज आई। उसे लगा उसका गुमान है, उसका ख्याल है। गर्दन घुमा कर देखा तो गुमान हकीकत था। वो ऐन पीछे खड़ा था। शायद कल की तकरीब के लिए बाल तराशे थे, फरंगियों जैसे बाल। पूरी शक्ल ही बदल दी गई थी, इसीलिए रात पूरा फरंगी लग रहा था।
कुछ कुछ फरहाद के हुलिये का। थोड़ी और मेहनत करता तो नवाब भी लगने लगता, जागीर पेश कर दी जाती तो सुल्तान भी। सुनो चिराग, सुनो चिराग हवा में मुंतशिर रहा, उसके कानों में देर तक गूंजता रहा। तुम मुझे सुनो चिराग, ऐसे कहते हो जैसे मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हारी अजीज हूँ। फिर क्या कहना चाहिए? बददमाग चिराग, बदकलाम चिराग, दुनिया पर मुसीबत और कहर चिराग। वो महफूज हो रहा था। उसने एक तलख सांस घूंट की तरह अंदर किया। मुझे ऐसे आवाज ना दिया करो, अपनी हद में रहो, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुमसे ताल्लुक बदनसीब रखें। साफ सीधा मुंह पर जवाब। तलखी सी तलखी थी। बेहतर किस सिलसिले में सुनूं? चिराग पुकारा था। उसकी नकल उतारी। इंसान सफर पर निकलता है तो अपने खेल के साथी याद रखता है। उसे शहर याद आता है, घर याद आता है। मुझे भी अब्बा जी याद आ रहे हैं। वो चलता हुआ उसके करीब आ चुका था। चिराग ने तवज्जो नहीं दी कि उसने खेल के साथी से बात शुरू की थी। मुझे क्यों बता रहे हो? किसने रोका है अब्बा जी से मिलने से? जाओ, जाते भी नहीं हो। तुम्हें कोई याद नहीं आता? मैं आगाई को खत लिख चुकी हूँ। वो बात पर आमादा हो गई। बुखार से पेशानी जल रही थी, कुछ ठंडक उतरने लगी। ऐसा खत जैसा मुझे लिखती हो? वो उससे क्यों इतनी बातें करे? वो जाए सुनहरी बालों वाली के पास, इस जादूगरनी के पास। तुम शाहजहां को जानती हो? उसके पास आज बहुत सवाल थे। हाँ, फखर से कहा, जैसे हमारे अब्बा हजूर और शाहजहां साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। क्या जानती हो? यही कि ये ताजमहल उन्होंने तामीर करवाया है, वही जो सब जानते हैं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? जब इंसान की मालूमात और इल्म खत्म हो जाता है तो वो जवाब देने की बजाय तकरार करना शुरू कर देता है। चिराग का भी यही हाल था। 4 किताबें उसने जरूर पढ़ी थी, लेकिन उन्हें याद रखना जरूरी नहीं समझा था। यानी तुम कुछ नहीं जानती। आखिरी वक्त में शाहजहां यहाँ कैद हुए थे। दरिया के दूसरे किनारे किले की तरफ इशारा किया। जिस जगह वो कैद थे वहां उनकी ख्वाहिश पर एक सुराख बनवाया गया था कि वो ताजमहल को देखते रहें। ये भी सुना है कि इस सुराख पर सोने की परत लगवाई गई थी। तुम सोना चुराना चाहते हो? मैं चुराना चाहता तो तुम्हें चुराता। दरिया के उस तरफ ताजमहल में, दरिया के दूसरी तरफ शाहजहां के किले में बगल की आवाज गूंज कर रह गई। जादूगर जैसे छड़ी घुमाए और सब ठहरा दे। हर चीज रुक गई, ठहर गई। परिंदों की आवाजें तक आना बंद हो गई, लेकिन फिर दूर ले जाकर कहीं फेंक देता। ये मेरा लाहौर शहर पर एहसान होता। तहम्मुल से बात मुकम्मल की। जादूगर ने जादू वापस खींच लिया। चिराग की सांस में अंगारे भर गए, लेकिन उसने जुबान को काबू में रखा। बेहतर पैर पटकने से बाज रही और तरीके से वापसी का इरादा किया। वो सोना चाहती थी। लखनऊ वापस लौट जाना चाहिए अब। क्या तुम शाहजहां का वो कैद खाना और दीवार देखना चाहोगी? वो शम्स को देख कर रह गई। तुम मुझे किस जाल में फंसा रहे हो? तुम डर रही हो? उस जगह को देखने की किसी को इजाजत नहीं है। वहां तक सिर्फ चंद खास लोगों की रसाई है। और तुम खास हो? वो तंज से खुद को रोक नहीं सकी। नहीं, तुम खास हो, मुस्कुरा कर कहा। मैं लखनऊ आ रहा था तो सफर में एक दोस्त मिला। लखनऊ में भी उससे मुलाकात होती रही थी। उसके चचा यहाँ किले के पहरेदारों में से हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो मुझे शाहजहां की मौकीद की जगह दिखा चुके हैं। वो इस चालबाज की शक्ल देख रही थी। हर जगह तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। उनके चचा भी निकल आते हैं। वो चचा इतने अच्छे होते हैं कि तुम्हारी आओ भगत करते हैं, तुम्हें अपने घोड़े पेश करते हैं, फिर अपने यहाँ रक्स में बुलाते हैं, तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है? वो कहाँ की बात कहाँ ले गई थी। चचा को जादूगरनी तक खींच लिया। चिराग के साथ बातचीत के दौरान 2 काम करने बहुत मुश्किल होते थे, या असाब को काबू में रखना या कहकों को। उस वक्त शम्स कहके को काबू में रखने की कोशिश में नाकाम था। इतना नहीं, काफी बेवकूफ समझा है। तुम डर रही हो अलग बात है। शाहजहां की आखिरी रहायशगाह सिर्फ नवाबों और खास लोगों के लिए खोली जाती है, उन्हें दिखाई जाती है। मैंने सोचा तुम भी नवाबजादी हो, शायद तुम्हें भी दिलचस्पी हो, लेकिन तुम्हारा मसला एतबार है। तुमने हमेशा दूसरों के एतबार तोड़े हैं, इसलिए खुद भी किसी पर नहीं कर सकती। दिल तोड़ने वाला सब तोड़ देता है, अपना और दूसरों का यकीन और एतमाद भी। मुझे तुम पर एतबार करने की कतई जरूरत नहीं है। बेहतर, मुझे बादशाहों शहजादों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब्बा जी ठीक कहते हैं।
हम में सीखने का जज्बा कम है, वरना वो जानती थी वो कहने वाला है कि वो फिरंगी लड़की होती तो किले का कोना कोना देखती, सवाल करती, जवाब लेती, वो सब कुछ जान लेना चाहती। वो नहीं चाहती थी इस जादूगरनी का नाम उसके सामने लिया जाए, इस बदहैबत लड़की के साथ उसे मिलाया जाए। मेरे आगे चलो, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कि चलो तुम्हें इज्जत बख्शती हूँ। मुस्कुराहट छुपाकर, वो सर झुकाकर उसे 2 कदम आगे चलने लगा। थोड़ा फासला तय किया तो दोनों साथ साथ आ गए। चलते रहे। फासला ज्यादा नहीं था, फासला कम भी नहीं था। दरिया ही तो पार करना था, लेकिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वहाँ वाकई चचा खड़े थे। उन्हें हाथ के इशारे से सलाम करके वो एक तरफ भाग गया। वो भी साथ ही, जैसे वो हमेशा से साथ साथ थे। जैसे किले और महल तामीर होते रहे और वो हर ओहद में ऐसे ही चलते आए। हर दास्तान सुनते, हर दास्तान मुकम्मल करते। उनकी दास्तान का नाम क्या था? मुश्क बाम। शाहजहां के किले में सब कुछ वैसा ही था। एक शाहजहां ही नहीं था। ऐसा भी क्या था कि वो अपनी दास्तान इतनी मुकम्मल छोड़ गए। सामने ताजमहल और यहाँ मलका मुमताज की यादें। एक दिल जो हर पल अपने महबूबा के लिए धड़कता रहा था। एक दिल जो हर लम्हा उसकी यादगार को देखता रहा था। जुदाई जिसे औरतों से ज्यादा मंसूब किया जाता है, उसकी आहें एक बादशाह ने सुराख से आंख लगाकर भरी। वो कई सीढ़ियां उतरकर नीचे तहखाने में आ चुके थे। वो कितनी दूर आ चुके थे, यहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो ठीक कह रहा था, यहाँ तक आने की किसी को इजाजत नहीं थी। एक बादशाह को कैद कर लिया, फिर उसके कैद खाने को इतना खास बना दिया कि आम की रसाई से दूर कर दिया। ये वक्त का कैसा अजीब अंदाज है। ये लोगों के दस्तूर कितने बुरे हैं। आखिरी सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आई थी। वो पहले ही उतरकर नीचे खड़ा था। यहाँ एक कमरा था, उसका दरवाजा खुला था। नीम अंधेरा था। ये कैद खाने जैसा ही लगता था। वो चलकर अंदर गया, फिर वो पीछे गई। वो एक दीवार की तरफ बढ़ गया, वो भी उसी दीवार की तरफ बढ़ गई। दीवार में एक सुराख दिखाई देता था। वो उसकी तरफ बढ़ी, उस पर अपनी आंख रखी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से दरिया, ताजमहल, किसी चीज का नजारा नहीं हो सकता था। वो हैरान होकर पीछे पलटी तो शम्स दरवाजे की दहलीज में खड़ा था। ये वो कमरा नहीं है जहाँ शाहजहां को बंद रखा गया था, उसने आराम से बताया, और दरवाजे के पट जो खुले थे उनको हाथ बढ़ाकर समेट लिया। हल्की सी दर्द में शम्स का चेहरा दिखाई देता था। उसके चेहरे पर सख्ती थी। तुमने मुझे शाही किले में कैद करवाया था ना? मैं तुम्हें शाहजहां के किले में कैद कर रहा हूँ। दरवाजा मुकम्मल बंद हो गया। एक अंदर रह गया, एक किले से बाहर निकल गया।